Hello guys, this is Shiva and welcome to my channel Academic Learners. So today we will start chapter number 3rd of class 7 NCERT. The chapter name is Fiber to Fabric. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और ये जो चैप्टर है वो आपने क्लास 6 में पहले पढ़ा भी होगा, अब क्लास 7 में आप पढ़ेंगे और इसी का थोड़ा सा पार्ट आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। देखिए, तो जो फाइबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो फाइबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल फाइबर, पहला जो फाइबर है वो है नेचुरल फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर है वो होते क्या हैं, जैसे द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट्स से और एनिमल से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनका नाम क्या है, हेम्प, कॉटन और जूट, ठीक है। ये तीनों जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें कौन कौन से मिलते हैं, वूल मिलता है, सिल्क मिलता है, एक्सेट्रा। मतलब हमें वूल और सिल्क जो है वो एनिमल से मिलता है। तो ये जो हमारे फाइबर है इट्स कॉल्ड नेचुरल फाइबर बिकॉज ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर में 2 चीज़ों से, एक तो हमें प्लांट से मिलते हैं और दूसरे हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। दूसरा जो फाइबर है उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है, द फाइबर आर मेन मेड प्रिपेयर्ड इन लैब। ऐसे फाइबर जो मेन मेड होते हैं, जिनको इंसान बनाता है, जिनको आदमी बनाता है, ऐसे फाइबर को मेन मेड फाइबर कहते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं, ये लैब्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ये सारे जो फाइबर्स है इट्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर बिकॉज द फाइबर आर मेन मेड, क्योंकि ये लैब्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फाइबर्स में जो एग्जाम्पल है आप 2 एग्जाम्पल लर्न कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है और पूछते ही हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, ओलंपियाड में भी पूछते हैं, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। अब हम थोड़ी सी इस NCERT में आपको कुछ नॉलेज की बातें दी गई हैं, उसको हम पढ़ते एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें वूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वूल क्योंकि इस वाले चैप्टर में हमें एनिमल्स से जो फाइबर मिलते हैं उसके बारे में पढ़ना है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं, और हम क्लास 7 में पढ़ेंगे जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। 2 ही है, वूल और सिल्क। इन दोनों के बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वूल के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वूल इट कम्स फ्रॉम शीप्स, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है जिसको हम ऊन बोलते हैं वो हमें किससे मिलती है, वो हमें मिलती है या तो शीप से, गोट से, याक से। मतलब उन्हीं एनिमल्स से मिलेगी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वूल होती है, ठीक है, रेशे होते हैं। तो इन वाले एनिमल से हमें वूल मिलती है, ठीक है। शीप वूल एंड याक वूल आर कॉमन इन तिब्बत, लद्दाख। जो शीप वूल है और जो याक वूल है, जो बहुत ही लंबी लंबी वूल होती है, इनके ऊपर बहुत मोटी मोटी वूल होती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है तिब्बत और लद्दाख के अंदर, ठीक है। तिब्बत और लद्दाख में शीप वूल और याक वूल पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि याक वूल और शीप वूल कहाँ मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तिब्बत और लद्दाख में कौन सी वूल पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अंगोरा गोट। अंगोरा गोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर गेट अंगोरा गोट। जो हिली स्टेशन है जम्मू और कश्मीर, वहाँ पर हमें अंगोरा गोट मिलती है। अंगोरा गोट बहुत अच्छी किस्म वाली वूल देती है, जिसको हम बोलते हैं अंगोरा वूल। अब बहुत फाइन वूल होती है, ये बहुत अच्छी होती है, बहुत वार्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट, फाइन शोल, पश्मीना शोल, वेरी फाइन शोल। मीन्स एक है कश्मीरी गोट बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा वार्म होती है। तो उसके अंडर फर से उसके अंडर फर से एक फ़ाइन शॉल बनाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा वार्म और बहुत ही फेमस शॉल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। बहुत ही
बहुत ही वेरी फाइन शॉल, मतलब बहुत फाइन किस्म की शॉल होती है ये, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है। तो ये किससे बनती है? ये कश्मीरी गोट से बनती है, ठीक है। और इस शॉल का नाम क्या है? इट्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं शीप के बारे में। इन सब में सबसे बेसिकली जहाँ से हमें वूल प्राप्त होती है वो है हमारा शीप। तो शीप के बारे में हम सही से पढ़ेंगे, ठीक है। शीप, टू फॉर्म ऑफ हेयर। अब शीप की बॉडी पर 2 टाइप्स के हेयर होते हैं। फर्स्ट इज कोर्स बियर्ड हेयर, जो बहुत ज़्यादा टाइट वाले हेयर्स होते हैं। सेकेंडली द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो उसके बॉडी के बिल्कुल अंडर के साइड में बिल्कुल सॉफ्ट फाइन हेयर्स होते हैं, क्लोज टू द स्किन, की स्किन से बिल्कुल क्लोज होते हैं। वूल इज़ मेड अप ऑफ दिस, जो वूल है, जो वूल बनाई जाती है वो कौन से वाले हेयर से बनती है? वो इन वाले हेयर से बनती है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि अंडर हेयर मीन्स जो बिल्कुल फाइन होते हैं, जो क्लोज टू द स्किन होते हैं, जो स्किन के बिल्कुल करीब होते हैं, उन वाले हेयर से वूल बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का ये प्रोसेस है फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाए ताकि उनसे होने वाले जो उनके आगे उनके बच्चे हो, मीन्स जो उनकी ऑफस्प्रिंग हो, उनमें स्पेशल कैरेक्टर आए। अब स्पेशल कैरेक्टर किस सेंस में कह रहा है? वो कह रहा है सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, कि उसकी स्किन में बहुत सॉफ्ट हेयर पाए जाएं। इस टर्म एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम ऐसे पेरेंट्स की खोज करें कि जो बहुत फाइन हेयर्स दें, मतलब जो सॉफ्ट फाइन हेयर दे जिनसे कि वूल बनाई जाए, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करें ताकि जो उनकी ऑफस्प्रिंग हो, जो उनके आगे आने वाले बच्चे हों, उनसे भी जो वूल मिले वो बिल्कुल फाइन हो, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को जिसमें कि हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि उनके स्पेशल कैरेक्टर उनकी ऑफस्प्रिंग में आ जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आगे समझ में बहुत ईजी सा था कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या, ये एग्ज़ाम में आ सकता है 1 या 2 मार्क के अंदर, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब जो फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है, इसका क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है शेयरिंग। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग देयर फ्लीज होते हेयर ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब शीप की स्किन पे से एक पतली सी लेयर उतारी जाती है जिसपे क्या होता है? इस पे हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स जो स्किन होती है वो बिल्कुल डेड होती है, वो डेड स्किन होती है। तो अगर हम उस वाली लेयर को उतारेंगे तो शीप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम रिमूव करते हैं, क्या रिमूव करते हैं? उसकी फ्लीस, उसके हेयर रिमूव करते हैं। कहाँ से? उसकी बॉडी पे से, और जो वो लेयर होती है वो बहुत थिन होती है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग देयर फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन की एक पतली सी लेयर उसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं फ्लीस की, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्कोरिंग का मतलब क्या होता है? रिमूविंग डर्ट। अब जो हमने वो लेयर उतारी, उस लेयर पे बहुत ज़्यादा डर्ट होगी, ग्रीस होगी, डस्ट होगी। तो स्कोरिंग में क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं, हम हटा देते हैं क्या चीज़? डर्ट, ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर रिमूव्ड फ्रॉम द शीप। जो शीप से हमने जो लेयर रिमूव की थी, जो हेयर्स हमने रिमूव किए थे, उस हेयर पे से जब हमने डर्ट, ग्रीस, डस्ट को हटाया तो उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। क्लियर? नेक्स्ट है सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर्स ऑफ द शीप अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। जब हम उसके डस्ट को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम उस सारे हेयर्स में से उसके टेक्सचर
के बिहाफ पर उनको सॉर्टिंग करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। मतलब जो भी मतलब जो वूल बन के आती है उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं हेयर्स को। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, मतलब हेयर्स को अलग अलग करना उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, इट्स कॉल्ड सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स को क्लीन करना पड़ता है। अब बर्ड्स होते क्या हैं? स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स मतलब होता है एक फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो भी वुलन क्लॉथ होते हैं, जो भी ऊनी कपड़े होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे रोए से निकल आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स आर पिक आउट फ्रॉम द हेयर। तो उन बर्ड्स को उस हेयर्स पे से निकालना। ठीक है, द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ट्राइड। ठीक है, मतलब जो भी बर्ड्स आ रहे हैं उन हेयर्स पे उग आते हैं, उस समय लग जाते हैं बर्ड्स, उनको वहाँ से रिमूव करना, उनको पिक्ड आउट करना, और उसके बाद दोबारा जब वो पिक्ड आउट हो जाते हैं बर्ड्स, दोबारा से उसकी क्या होती है? स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग पता आया था क्या होता है? डर्ट को, ग्रीस को रिमूव करना। ठीक है, तो दोबारा से उसकी सफाई होती है। उसके बाद डाइंग, जब तक सफाई हो जाती है हेयर्स की, तो द फाइबर आर डाइड इन डिफरेंट कलर। तो उन फाइबर्स को हम डिफरेंट कलर में डाई भी कर देते हैं। ठीक है, उसको उस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइंग। नेक्स्ट इज रोलिंग ऑफ वूल। अब डाइंग हो गई, हेयर बन गए, मतलब ठीक है ऊन बन चुकी है वूल। ठीक है, अब उसको हमने क्या किया? रोलिंग किया। ठीक है, तो द फाइबर्स ऑब्टेन इज स्ट्रेंथन आउट। जो भी फाइबर बना उसको स्ट्रेंथन आउट करा, उसको मतलब खींचा, एंड कॉम्ड किया उसको अच्छे से, एंड देन रोल्ड इनटू अ यार्न, और यार्न पे उसको रोल्ड कर दिया। तो इसको बोलते हैं रोलिंग ऑफ वूल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इस वाले प्रोसेस के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देन क्या। तो ये पूरे प्रोसेस को मतलब इस पूरे प्रोसेस में सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तभी अच्छे से वूल बन पाती है। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब बहुत ईजी है। हम सबसे पहले एक पतली सी लेयर को उस शीप पे से रिमूव कर लेते हैं, हेयर्स की जो भी पतली लेयर होती है। ठीक है, रिमूव कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड शेयरिंग। ठीक है, और उसमें शीप को कोई हर्ट नहीं होता। उसके बाद स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग में जो भी इस पर डर्ट, ग्रीस वगैरह, डस्ट जो भी लगी होती है, हम उसको क्लीन करते हैं, तो इसको स्कोरिंग। क्लीन करने के बाद हम उसको सॉर्टिंग करते हैं, मीन्स उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसके हेयर्स को सेपरेट करते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो भी बर्ड्स उन हेयर्स पर उग आते हैं उनको हम पिक्ड आउट करते हैं, उनको हम निकाल देते हैं, और फिर दोबारा से उसकी स्कोरिंग करते हैं, दोबारा से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद डाइंग करते हैं। जब वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं हेयर्स, उसके बाद हम उसको डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं। उसके बाद रोलिंग ऑफ वूल्स, फिर उस जो वूल बन जाती है, मतलब जो भी फाइबर बनता है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं और फिर उसको खींचते हैं, उसको कॉम्ड करते हैं और उसको यार्न के ऊपर लपेट देते हैं, उसको रोल कर देते हैं। इट्स कॉल्ड रोलिंग ऑफ वूल। तो ये सारे हैं स्टेप्स, बहुत ईजी है। सबसे पहले शेयरिंग, देन स्कोरिंग, सॉर्टिंग, फिर डाइंग, फिर ये हमारा रोलिंग ऑफ वूल्स। ठीक है, ईजी था। तो ये वूल के बारे में हो गया। अब दूसरा जो हमारा फाइबर था जो कि हमें एनिमल से मिलता है, वो है सिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ठीक है, सिल्क। तो सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। अब सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। रेशम जो होता है वो किससे मिलता है? रेशम के कीड़े से मिलता है। ठीक है, तो सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। अगला है सेरिकल्चर। क्या होता है सेरिकल्चर? तो इज़ द ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम दैम। ठीक है, इसका मतलब है जो भी सिल्क वर्म है उनको पालना, उनकी ब्रीडिंग करना। ठीक है, उनको पालना, फिर उनके आगे और मतलब उनका उत्पादन करना, उनको पालना। इसको ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म को वो हम बोलते हैं सेरिकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर क्या होता है, ये पेपर में आ भी जाता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक
इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म। अभी हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, सेरीकल्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, जिससे सिल्क बनाई जाती है। तो फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे एग्स ले करती है, मतलब बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है। हैच लार्वा, अब वो जो एग्स है वो हैच करते हैं तो लार्वा होता है, तो लार्वा निकलता है, ठीक है। आर प्रोड्यूस कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जब वो अंडे हैच कर जाते हैं तो उनमें से लार्वा निकलता है। उसी लार्वा को 3 नाम है, एक है उसका कैटरपिलर, एक है उसका सिल्क वॉर्म, मतलब उसी लार्वा को हम सिल्क वॉर्म भी बोल देते हैं और कैटरपिलर भी बोल देते हैं। उसके बाद ग्रो इन साइज, अब वो जो सिल्क वॉर्म है वो साइज़ में ग्रो करता है एंड आर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, और रेडी हो जाता है अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। स्कॉल्ड जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, प्यूपा बनने की, ठीक है। वीव्स आर नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो अपने आप को होल्ड करने के लिए अपने चारों ओर, मतलब मान लो ये है तो अपने चारों ओर एक नेट बना देता है, ठीक है। कैटरपिलर देन स्विंग्स इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8, जो कैटरपिलर है वो अपने हेड को 8 की शेप में स्विंग करता रहता है, ठीक है। एज इट स्विंग्स इट्स हेड फाइबर इज सिक्रेटेड, जब वो अपने हेड को 8 की शेप में स्विंग्स कर रहा होता है तो वो एक फाइबर सिक्रेट करता है। द फाइबर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और जो वो फाइबर है वो किसका बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। एंड एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, और जैसे वो फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है इट हार्डनेस एंड फॉर्म सिल्क फाइबर, तो वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर वो एक सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। कैटरपिलर देन कवर इट सेल्फ इनटू सिल्क, कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर के अंदर, सिल्क के अंदर कवर कर लेता है, एंटर्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा बन जाता है, ठीक है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून, जिस कवरिंग के अंदर वो प्यूपा है वो क्या है, कवरिंग, उस कवरिंग को हम बोलते हैं कोकून, ठीक है। देन कैटरपिलर टर्न्स इनटू सिल्क मोथ इनसाइड द कवरिंग, उस कवरिंग, उस कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है वो सिल्क मोथ बन जाता है, ठीक है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ का कोकून है उसी से ही हम सिल्क यार्न निकालते हैं। मलबेरी सिल्क मोथ सॉफ्ट इलास्टिक एंड शाइनी सिल्क, ठीक है, ये तो उसका पूरा प्रोसेस हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी सिल्क मानी जाती है वो कौन सी है, मलबेरी सिल्क मोथ। मीन्स मलबेरी सिल्क मोथ जो है उससे जो सिल्क बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और शाइनी होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वाली, मलबेरी सिल्क मोथ, जिससे जो सिल्क बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है एंड शाइनी सिल्क होती है, ठीक है। तो ये मलबेरी सिल्क मोथ के बारे में था। अब ये लाइफ हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आगे है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। अब जो सिल्क वॉर्म से हम कैसे सिल्क बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस, ये तो उसकी लाइफ स्टाइल था, उनमें इसको जो लाइफ हिस्ट्री थी सिल्क वॉर्म की कि वो क्या पहले क्या होता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, ये सारी लाइफ हिस्ट्री थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड प्राप्त करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है और उसके बाद उसके कोकून को कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसके कोकून में से सिल्क का यान बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सिल्क मोथ को मीन्स सिल्क मोथ को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके कोकून को कलेक्ट करते हैं और उससे हम सिल्क थ्रेड बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज हम रियरिंग सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है। कैसे, देखिए हम पढ़ते हैं रियरिंग सिल्क वॉर्म कैसे होता है। सिल्क वॉर्म फार्मर्स बाय एग्स एंड रेज देम, सबसे पहले जो सिल्क वॉर्म के मीन जो सिल्क वॉर्म पालने वाले जो फार्मर है सबसे पहले वो एग्स को बाय करते हैं, मतलब एग्स को मार्केट से ख़रीदते हैं, ठीक है, फिर उनको लाके पालते हैं। कैप्ट अंडर सूटेबल कंडीशन, वो उन किसको, वो एग्स को सूटेबल कंडीशन में, मीन्स जो भी उनको टेम्परेचर चाहिए, जो भी उनको वार्मनेस चाहिए, वो उस कंडीशन के सूटेबल कंडीशन के अंदर उन एग्स को रखते हैं,
ठीक है। फिर क्या होता है, एग्स आर वार्म, एग्स को वार्म किया जाता है। हैच लार्वा, जब एग्स वार्म हो जाते हैं अच्छे से जितना उनको होना चाहिए, उसके बाद वो हैच हो जाते हैं, मीन्स उनमें से लार्वा निकल आता है। दे ईच डे एंड नाइट एंड ग्रो, वो दिन रात खाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, मीन्स वो ग्रो करने लगते हैं अपने साइज़ के अंदर। कैप्टन क्लीन बैम्बू ट्रे विद मलबेरी लीव्स, उनको एक बड़ी सी बैम्बू ट्रे के अंदर रखा जाता है, किसके साथ, मलबेरी लीव्स के साथ, क्योंकि वो यही खाते हैं, ठीक है, वो मलबेरी के लीव्स से खाते हैं, तो उनको इन लीव्स के साथ एक बैम्बू ट्रे के अंदर रखा जाता है। किसको, लार्वा को। लार्वा को हम कहते हैं क्या, कैटरपिलर और कैटरपिलर बोलते हैं, और हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है। अब देखिए, मूव्स टू अ चैम्बर टू बिल्ड अ ककून, अब वो उस ट्रे के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स में घुस जाते हैं और वहाँ पर कोकून बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइडेड सो कोकून गेट अटैच, उन रैक्स के अंदर, उन चैम्बर्स के अंदर वो जाके अपना कोकून बनाते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। सिल्क वॉर्म स्पाइन द कोकून इनसाइड, वो उसी के अंदर, उन रैक्स के अंदर ही अपना कोकून को स्पाइन करते हैं, मीन्स उसको बनाते हैं, उसको बुनते हैं, वही वाला 8 की शेप में वो एक फाइबर सिक्रीट करते हैं। उसके बाद जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो कोकून बनता है। फिर जब वो कोकून रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग सिल्क। इसमें क्या होता है, एज ए कोकून आर एक्वायर्ड दे आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड सो द सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेटेड। जब कोकून मिल जाता है तो उस कोकून को या तो सन के अंदर रखते हैं या फिर उसको बॉईल कर लिया जाता है। जब उसको बॉईल कर लिया जाता है या उसको सन के अंदर रखते हैं तो हमें सिल्क फाइबर मिल जाता है, मतलब वो सेपरेट हो जाता है, हमें सिल्क का फाइबर मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग सिल्क। एंड लास्ट टॉपिक है इसका रीलिंग द सिल्क। रीलिंग द सिल्क का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फ्रॉम द फॉर यूज सिल्क फाइबर दस ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन एंड ड्रॉन इनटू थ्रेड्स। जब कोकून के अंदर से हमें सिल्क मिल जाता है तो उसको रोल किया जाता है, मतलब उसके थ्रेड को रोल किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। ओके, सिल्क की रीलिंग हो गई, जैसे रील मिलती है ना, रील में धागा होता है लिपटा हुआ, ऐसे ही ये रीलिंग द सिल्क है, मतलब यान के चारों ओर सिल्क को लपेट दिया जाता है, इसको बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो ये था हमारा सिल्क वॉर्म का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम उसकी वेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्लोज़ होता है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा ही था, खाली आपका वूल और सिल्क के बारे में ही था। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी सा चैप्टर है, तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी नोट्स मैंने इस वीडियो में बनवाए हैं, समझाए हैं, तो उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसी नोट्स के अंदर से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो यह हमारा चैप्टर क्लोज़ होता है। सो थैंक यू, गुड बाय।